हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट वीडियो में अभी जब हमने बात की थी कि जब हिस्टेक्टोमी करते हैं उसके रिगार्डिंग महिलाओं को कई सारे सवाल रहते हैं कि उसका कैसे किया जाता है, उसके बाद आराम कितना करना ज़रूरी रहता है। तो उसके बारे में हमने अगले एपिसोड में बात की है। तो इस एपिसोड में हम आगे के क्वेश्चन जो पेशेंट के सवाल रहते हैं उसके बारे में माहिती लेंगे डॉक्टर काजल मांगुकिया मैम के पास से। हेलो मैम, गुड इवनिंग। लास्ट एपिसोड में आपने जो पेशेंट को सवाल रहते हैं कि उसका जब बच्चेदानी निकालते हैं उसके बाद उनका क्या काम करना चाहिए, ट्रैवलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपने माहिती दी थी। तो अभी कई सारे सवाल आए हैं पेशेंट के कि उनको क्या उसके बारे में जानना है, तो आप हमें आज उसके बारे में समझाइए। ओके, एक सवाल है कि हिस्टेरेक्टोमी और ओफोरेक्टोमी, बच्चेदानी निकाल दी है और साथ में दोनों बाजू की वो जो अंडाशय रहते हैं वो दोनों निकाल दिया है, तो उसके बाद क्या ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर या लंग कैंसर जैसे चांसेस रहते हैं पेशेंट को? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप जो क्वेश्चन लिखते हैं, बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चन हिंदी में आ रहे थे। तो यह जो आज का प्रोग्राम है इसमें आपके ही यह सवाल है, उसके जवाब थोड़े विस्तारित रूप से मैं देना चाहती हूँ। जो सवाल आपने पूछा है कि हिस्टेरेक्टमी यानी कि गर्भदानी निकालने का ऑपरेशन हो चुका है और उसके साथ साथ दोनों बाजू के ओवरीज यानी कि ओफरेक्टमी की सर्जरी भी हो चुकी है, तो क्या कोई कैंसर का रिस्क होता है? तो पहले तो मैं बताती हूँ कि जैसे ही दोनों बाजू के ओवरीज रिमूव किए जाते हैं तो यह पेशेंट को सर्जिकल मेनोपॉज एंड इट इज़ अ सडन सर्जिकल मेनोपॉज शुरू हो जाता है, यानी कि उनके शरीर में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से जो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वह आ सकते हैं, लेकिन ओफरेक्टमी की वजह से आपको कोई भी कैंसर का रिस्क एज सच नहीं होता है। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर या तो कोलोन कैंसर का रिस्क रहता है, बट पर से सर्जरी की वजह से आपको यह रिस्क बढ़ता नहीं है। ओके, एक दूसरा सवाल है कि पेशेंट की एज 32 है, उनको अभी बच्चेदानी में थोड़ी उनका अंदर का पट ज़्यादा हो रहा है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और गांठ भी बन रही है और उसको थैलेसेमिया माइनर है। तो पेशेंट पूछ रहा है कि उसको अभी सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। जैसे यह जो सवाल आपने पूछा है कि 32 इयर्स है, अगर किसी की उम्र 32 इयर्स है, उसके साथ साथ हेवी ब्लीडिंग हो रही है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, या तो उनका जो एंडोमेट्रियम अंदर की जो लाइनिंग है वह बढ़ रही है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑप्शन दिया जाता है कि मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अगर मेडिसिन से पेशेंट को जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि यह पेशेंट को थैलेसेमिया माइनर है और पेशेंट का फैमिली कंप्लीट हो चुका है, पेशेंट को आगे बच्चे नहीं रखने हैं या तो प्रेगनेंसी नहीं रखना है, और अगर पेशेंट को अनीमिया है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, प्लस उसके साथ साथ अगर क्रॉनिक पीआईडी हम बोलते हैं कि जैसे जो गर्भाशय का मुख है वहाँ पे इन्फेक्शन है और मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर द सर्जरी ऑल्सो। आज के इस युग में जैसे मिरीना करके कॉपर्टी आया है, मिरीना कॉपर्टी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका फ़ायदा है वह है कि आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि पेशेंट को ऑलमोस्ट 80% जो सिम्टम है उसका हेवी फ्लो वाला, जैसे ही मिरीना लगवाया नेक्स्ट जो पीरियड आता है उसको 80% रिलीफ इमीडिएट नेक्स्ट मंथ में मिल जाता है। सो एक्चुअली मुझे लगता है कि मिरीना इज़ अ बून फॉर ऑल द फीमेल्स कि जिनको ऐसी तकलीफ़ है, हैवी फ्लो हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, उनको वीकनेस फील होता है, तो ऐसे सब पेशेंट को मिरीना उनकी ब्लीडिंग भी कम करेगी, प्लस मिरीना विल एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव कि एज अ गर्भ निरोधक साधन भी मिरीना काम करता है। ओके, उनके साथ उनका ये भी सवाल था, अगर उनके डॉक्टर ने उनको मेडिसिन लेने के लिए बोला है कि 1 साल तक मेडिसिन ले, तो उससे उनको कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा कि नहीं आएगा?
पर से थैलेसेमिया माइनर है और आपको जो हार्मोनल पिल्स दिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेस्टेरॉन पिल्स रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी दिया जाता है। और थैलेसेमिया में ऐसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या तो ऐसे जैसी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप पिल्स नहीं ले सकते हैं ऐसा। ओके, एक सवाल है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उनका रिस्क क्या ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हिस्टेक्टोमी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उनको हिस्टेक्टोमी यानी कि बच्चादानी निकालने के ऑपरेशन में कोई रिस्क होता है कि नहीं, तो यहाँ पे मेरा जवाब है कि डायबिटीज़ है, लेकिन अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है तो अच्छा रहेगा। और प्लस कोई भी सर्जरी है जैसे हिस्टेक्टोमी जो है वह एक मेजर सर्जरी है, तो हमेशा आप कोई भी डॉक्टर के पास यह ऑपरेशन करवाते हैं तो आपको एक फिजिशियन रेफरेंस जो रहता है कि सर्जरी के पहले प्री ऑपरेटिव फिजिशियन ओपिनियन लिया जाता है, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल पहले कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद ही आपको सर्जरी के लिए पोस्ट किया जाता है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है तो क्या उनको कभी जो सर्जरी एडवाइस करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी? हार्ट पेशेंट, जैसे ही अपने कमेंट बॉक्स में यह क्वेश्चन था कि किसी का हार्ट सर्जरी हुआ है, जैसे ही हम हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो एक तो है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। तो जैसे मैंने बताया लास्ट आंसर में कि कभी भी मेजर सर्जरी ऐसे प्लान किए जाते हैं तो उसका प्री ऑपरेटिव फिटनेस लिया जाता है फिजिशियन से। तो जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनकी मेडिसिन चल रही है, ब्लड थिनिंग एजेंट जैसे कि इकोस्पिरिन वगैरह, तो यह 48 आवर्स पहले बंद करवाए जाते हैं ताकि पेशेंट का जो ब्लीडिंग टेंडेंसी रहता है वो कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा है कि अगर आपको कोई हार्ट सर्जरी हुआ है, जैसे कि हार्ट के कोई वाल्व में प्रॉब्लम है और वाल्व का कोई सर्जरी हुआ है, या तो किसी का एंजियोप्लास्टी का सर्जरी हुआ है, किसी को स्टेंट बिठाया हुआ है, तो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी यही है कि उनको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो हम बोलते हैं, डी प्लेट वगैरह है, इकोस्पिरिन वगैरह जो भी ड्रग्स चल रहे हैं, तो यह जो मेडिसिन रहती है वह प्रायर उनको 48 आवर्स पहले बंद करवाई जाती है। और प्लस उनको जो इंजेक्शन हिपैरिन वगैरह रहते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन रहते हैं, ऐसे सब इंजेक्शन के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। और पेशेंट के सर्जरी के बाद भी उनको मोबिलाइजेशन और ये सब एडवाइस किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को किडनी फेलियर है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया है तो उस पेशेंट को अगर हेवी मेंसेस हो रहा है तो उसको बच्चेदानी निकालने का बोलते हैं तो उसको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? जनरली जो पेशेंट है जिनका रीनल ट्रांसप्लांटेशन का सर्जरी हो चुका है, या जो पेशेंट रहते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट स्टीरॉइड्स वगैरह के मेडिसिन पे रहते हैं और काफ़ी सारे मेडिकेशन उनके चल रहे होते हैं, और उसके साथ साथ अगर उनको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो फर्स्ट हमारा जो ध्येय रहता है कि उनको नॉन सर्जिकल ऑप्शन प्रीफरेबल रहता है, यानी कि उनको मेडिसिन वगैरह से ही अगर राहत मिल जाती है तो दैट इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन गिवन। लेकिन अगर कोई कारण सर कि पेशेंट को मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है या तो ब्लीडिंग वापस ज़्यादा हो रही है तो सर्जिकल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट का जो सर्जरी है वो टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर है, यानी कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, या तो कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे फिजिशियन अवेलेबल है प्लस आईसीयू सेटअप वगैरह है, तो ऐसे सेटअप में यह पेशेंट का सर्जरी प्लान करना चाहिए। और इसमें टीम वर्क रहता है, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट है, फिजिशियन है, प्लस किडनी के जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, तो इन सब का मतलब सपोर्ट लेके फिर सर्जरी प्लान करना चाहिए। ओके, एक पेशेंट का सवाल है कि उनके पहले 2 सिजेरियन हो चुके हैं तो उनका सर्जरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्या? जनरली जो पेशेंट है जिनका प्रीवियस 2 और 3 सिजेरियन सेक्शन हुआ है और यह पेशेंट का जब भी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करते हैं तभी जो मेन रिस्क रहता है कि बिकॉज ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ प्रीवियस सर्जरी उनके इंटेस्टाइन वगैरह एडेशन हम बोलते हैं कि जैसे आंतर वगैरह चिपक गया है, या तो जो यूट्रस है जहाँ पे
सिजेरियन का स्कार है, उसके साथ जो पेशाब की थैली है वो चिपक गई है, वहाँ पे एडेशंस है, या तो पीछे से रेक्टम वगैरह चिपका हुआ है, तो यह एक रिस्क रहता है कि उनका पहले हमको एडिजियोलाइसिस करना पड़ता है, यानी कि जहाँ जहाँ पे वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, जैसे पेट की जो दीवार है उसके साथ भी कभी कभी एडेशंस रहते हैं, तो पहले वो सब रिलीज़ करके और उसके बाद उनका सर्जरी किया जाता है। लेकिन यह पेशेंट में जो रिस्क रहता है कि जब भी एडेशन रिमूव करते हैं तभी अगर इंटेस्टाइन के साथ है तो इंटेस्टाइन में होल होने के चांसेस रहते हैं, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर वो राइट टाइम पे उसका डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी सेम सिटिंग में हो जाता है। ओके, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उनको क्या ध्यान रखना रहेगा सर्जरी से पहले? अस्थमा, अगर ब्रोंकियल अस्थमा या तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वगैरह के जो पेशेंट्स रहते हैं, मेनली उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो SpO2 जो रहता है वो देखना होता है, प्लस उनको एक्सरे या तो HRCT लंग्स कि उनका नॉर्मल फंक्शनिंग लंग्स कितना है, प्लस उनके जो टेस्ट रहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम बोलते हैं, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके वह पेशेंट को सर्जरी के लिए पोस्ट कर सकते हैं। एक सवाल है कि ऑपरेशन के कितने समय के बाद वो जंपिंग, योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं? जनरली हिस्टेक्टमी यानी कि बच्चादानी का जो ऑपरेशन किया जाता है उसके 6 हफ्ते के बाद यानी कि 6 वीक्स के बाद आप रूटीन अपना जो लाइफ है वो शुरू कर सकते हो। आप जंपिंग, योगा, जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको करना है वह शुरू कर सकते हो। ओके, दूसरा सवाल है कि अंडाशय में गांठ है तो क्या उसको बच्चादानी का ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा? यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है जिन्होंने भी पूछा है कि अगर ओवेरियन सिस्ट है या तो ओवरीज में गांठ है तो बच्चादानी निकालने का सर्जरी रिक्वायर्ड है कि नहीं है। पहले तो यहाँ पे ओवेरियन सिस्ट काफ़ी प्रकार के होते हैं, जिसमें सिंपल फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट हम कहते हैं, जो जनरली लेस देन 5 सेंटीमीटर के होते हैं और क्लियर लिक्विड रहता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और जनरली ऐसे पेशेंट को 3 मंथ्स का हार्मोनल पिल्स का कोर्स दिया जाता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। दूसरे जो टाइप है कि हेमरेजिक सिस्ट है या तो चॉकलेट सिस्ट है और कॉम्प्लेक्स सिस्ट रहते हैं। तो चॉकलेट सिस्ट है, अगर बहुत लार्ज साइज ऑफ चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा है और पेशेंट के जो सिम्टम्स है कि बहुत ही उनको पीरियड्स आने के पहले पेन शुरू हो जाता है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द चॉकलेट सिस्ट। अगर स्मॉल इन साइज है चॉकलेट सिस्ट, जनरली लेस देन 4 to 5 सेंटीमीटर, तो उनको मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट दिया जाता है, यानी मेडिसिन दी जाती है। और पर से ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिंपल ओवेरियन सिस्ट है तो आपको यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि कोई पेशेंट है जिनका फैमिली कंप्लीट हो चुका है और उनकी उम्र 35 के ऊपर है और नेक्स्ट उनको कोई प्लानिंग नहीं है प्रेगनेंसी का, और अगर वो पेशेंट को चॉकलेट सिस्ट है, बायलेटरल चॉकलेट सिस्ट है या तो ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, तो मेरा जवाब रहेगा येस। अगर आप हिस्टेक्टमी और दोनों बाजू के ओवरीज रिमूव करवा देते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो एकदम एक्सेलेंट हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी और रूटीन आपके जो 365 डेज पेन में जाते थे वो आप पेन फ्री हो जाएंगे। ओके, एक सवाल है कि हिस्टेक्टोमी के बाद कैल्शियम क्या पूरी लाइफ टाइम लेना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हिस्टेक्टमी के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट्स लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत है क्या। तो पहले तो हिस्टेक्टमी कौन सी उम्र पे हुई है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है जानना। अगर आपका सर्जरी के दरमियान दोनों बाजू के ओवरीज निकाल दिए हैं, यानी कि अगर सर्जिकल मेनोपॉज आ जाता है, तो यस, ऐसे पेशेंट को HRT थेरेपी यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखा जाता है और उसके साथ उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। यदि आप अपने खाने पीने में भी परहेज़ रखते हैं, उसमें भी अगर आप कैल्शियम जो फूड है जो कैल्शियम रिच है उसका सेवन करते हैं, तो शायद आपको लाइफ लॉन्ग कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंत में मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी जो कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज आप लिख रहे हो,
तो उसकी वजह से काफ़ी सारे दूसरे लोग हैं जिनके भी छोटी मोटी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेरीज रहेंगी, तो वह भी सॉल्व हो सकती है। यदि आपको हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी का सर्जरी के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। और आपको लगता है कि हम कोई और गाइनेक रिलेटेड टॉपिक या तो वुमेंस हेल्थ रिलेटेड कोई और टॉपिक पे बात करें तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। थैंक यू मैम, आपका खूब खूब आभार ऐसे सब सवालों का आंसर देने के लिए। और कई हमारे जो महिलाएं जो जिनके मन में ये प्रश्न आते हैं और वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो उसके आंसर आपने बहुत अच्छे से दिए हैं और हमारे कमेंट बॉक्स और ज़्यादा क्वेश्चन से भरे, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके पास ऐसे कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। हम वापस दूसरे सेशन में वही सवाल के साथ आपके सामने आएंगे हमारे इस कार्यक्रम सवाल तमारा। और देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।